नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है। विशाखापट्टनम में एक जगह है तगारापुर वलसा, और इसी तगारापुर वलसा के एक सुनसान इलाके से शाम के वक्त पुलिस को एक शख्स कॉल करती है। कॉल कर पुलिस को यह बताती है कि यहाँ पर एक संदिग्ध अवस्था में बोरी पड़ी हुई है जिसमें कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। आप आकर इस बोरी को तलाशी लीजिए। तारीख थी 11 जून 2023। जैसे ही यह बात विशाखापट्टनम की पुलिस सुनती है, फ़ौरन ही उस सुनसान इलाके में जाती है जहां पर संदिग्ध अवस्था में बोरी पड़ी हुई थी। वहां पर जाने के बाद पुलिस देखती है कि हाँ, सचमुच में एक बोरी पड़ी हुई है जिसमें कुछ खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। उस बोरी को तलाशी लेने के लिए पुलिस खोलती है, और जैसे ही पुलिस उस बोरी को खोलती है तो पुलिस को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बोरी के अंदर में एक महिला की लाश थी, और वो भी कई टुकड़ों में कटे हुए लाश थी। उस बोरे में से उस महिला की लाश को निकालती है। लाश के तो कई टुकड़े किए ही थे, बल्कि प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से काट दिया गया था। जो भी कातिल था, इस महिला का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था, क्योंकि इस महिला के प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से काट दिया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह मरने वाले की उम्र 27 से 28 साल की रही होगी। उस लाश को पुलिस अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करती है। लाश के आसपास भी पुलिस अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है, ताकि कुछ ऐसा बिलोंगिंग चीज़ मिल जाए जिससे यह पता चल जाए कि यह मरने वाली महिला कौन है, क्योंकि लाश सुनसान इलाके में मिली थी। लेकिन पुलिस को वहां से ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिलती है जिससे यह पता चले कि यह मरने वाली महिला कौन है। जब पुलिस को वहां से इस महिला की कोई भी बिलोंगिंग चीज़ नहीं मिलती है, तब कुछ तस्वीर खींचकर इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और पुलिस यह पता करने में जुट जाती है कि कहीं उनके थाने में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई है। विशाखापट्टनम की पुलिस आसपास के थाने में भी यह पता करने में जुट जाती है कि कहीं उनके थाने में 27 से 28 साल की किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई है। लेकिन पुलिस को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। उसके आसपास के थाने में भी किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट ही नहीं लिखाई थी। जब तक महिला की लाश की पहचान नहीं हो पाती कि यह मरने वाली महिला कौन है, इनका नाम क्या है, तब तक पुलिस इस महिला के कातिल तक पहुंच ही नहीं सकता था। इसी तरह से इस महिला की लाश को मिले हुए 2 दिनों का वक्त बीत जाता है। तब एक शख्स पुलिस स्टेशन में आता है, और आने के बाद पुलिस से कहता है कि साहब, जो आपको 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी, वह शायद मेरी बीवी की हो सकती है, क्योंकि मेरी बीवी भी 2 दिनों से नहीं मिल रही है और न ही उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। उसने पुलिस से कहा कि मुझे किसी जरिए से पता चला है कि आपको 2 दिन पहले एक महिला की लाश मिली है, मैं उस लाश को देखना चाहता हूँ। जब यह बात वह शख्स पुलिस से कहता है, तब पुलिस को लगता है कि इस शख्स को उस महिला की लाश दिखाना चाहिए। उस शख्स को ले जाकर उस महिला की लाश को दिखाता है, और जैसे ही वह शख्स उस महिला की लाश को देखता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है, दहाड़े मारकर रोने लगता है। यह सब देखकर पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है यह मरने वाली महिला इसी शख्स की बीवी थी। जब वह शख्स कुछ देरों के बाद बातचीत करने की हालत में होता है, तब पुलिस उससे पूछता है कि आपकी बीवी कहाँ से गायब हुआ है, आपकी बीवी क्या करती थी। तब पुलिस को उस महिला के बारे में यह पता चला कि उनके 2 बच्चे हैं, और वह एक मोबाइल कंपनी में काम करती है। 10 जून 2023 को वह अपने घर में यह कहकर निकली थी कि वह अपने एक सहेली से मिलने के लिए जा रही है और वह रात तक घर आएगी। लेकिन यह महिला उसी रोज़ से गायब थी जिस रोज़ यह अपने घर में यह कहकर निकली थी कि वह अपने सहेली से मिलने के लिए जा रही है। 10 जून को अपने घर में यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है, और इसके अगले रोज़ यानी 11 जून 2023 को इस महिला की लाश मिलती है। इससे यह पता चलता है कि यह महिला जिस रोज़ अपने घर से निकली थी, उसी रोज़ इस महिला का कत्ल हो गया होगा। अब पुलिस इस महिला के फ़ोन के सीडीआर निकालने का फैसला करती है। इनकी आखिरी लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि इनकी आखिरी लोकेशन कहाँ पर थी, और इनकी आखिरी बार बातचीत किससे हुई थी। इनके पति से इन महिला के मोबाइल नंबर लेती है और फ़ोन के सीडीआर निकलवाती है। और जब इस महिला के फ़ोन की सीडीआर निकाल कर पता करती है, तब पता चलता है कि इस महिला की आखिरी बार बातचीत एक प्रदीश नाम के शख्स से हुई थी। और जब पुलिस इस प्रदीश के बारे में पता करती है, तब पता चलता है कि वो भी एक दूसरे मोबाइल कंपनी में काम करता है। वह मूलतः केरल के रहने वाला था, लेकिन वह आंध्र प्रदेश में रहकर वह भी एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। लेकिन महिला अलग मोबाइल कंपनी में काम करती थी, और यह प्रदीश दूसरे मोबाइल कंपनी में काम करता था। प्रदीश भी शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को इस प्रदीश पर शक होता है, क्योंकि इस महिला की आखिरी बार बातचीत इस प्रदीप के साथ ही हुई थी। जहां पर प्रदीश रहता था, वहां पर पुलिस जाती है, और पुलिस को देखकर प्रदीश चौंकती है। पुलिस उस महिला के कत्ल से इस प्रदीश के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन प्रदीश उस महिला के कत्ल से साफ साफ इनकार करता है। प्रदीश यह कहता है कि हाँ, मैं उस महिला को जानता ज़रूर था,
हम दोनों पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब वो महिला दूसरी कंपनी में काम कर रही है। इससे आगे मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस जब प्रदीश को CDR दिखवाता है, आखिरी लोकेशन दिखवाता है, सच्चाई से सामना करवाता है, तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने इस महिला का कत्ल किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस प्रदीश ने इस महिला का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया। तब प्रदीश का कहना था कि जिस कंपनी में वह काम करता था, उसी कंपनी में पहले वह भी महिला काम करती थी, और वहीं से इस महिला के बारे में यह पता चला कि यह महिला जिस्म फरोशी के धंधा से भी जुड़ी हुई है। यह पैसा लेकर जिस्म फरोशी का भी काम करती है, और वहीं से इस महिला का मोबाइल नंबर इस प्रदीश को मिल जाता है। लेकिन वह महिला कुछ ही दिनों के बाद वह कंपनी छोड़कर एक दूसरे मोबाइल कंपनी में काम करने लगती है। प्रदीश अपने बीवी बच्चों के साथ विशाखापट्टनम में रहता था, लेकिन इन दिनों जो इनका घर केरल में है, वहाँ पर इनकी बीवी और बच्चे चले गए थे, और यह अकेला ही विशाखापट्टनम में रहता था। तब इसे लगा कि मौज मस्ती के लिए उस महिला को अपने कमरे पर बुलाया जा सकता है। तब प्रदीश ने उस महिला को कॉल किया और अपने कमरे पर आने के लिए कहा। वह महिला जिस्म फरोश के धंधा से तो जुड़ी ही थी। प्रदीश के कहने पर वह महिला प्रदीश के घर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वह महिला प्रदीश से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन प्रदीश उस महिला से कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रही हो, मैं तुम्हें 800 रुपया दूंगा। वह महिला मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं 800 रुपया लूँगी। वह महिला 800 रुपया में प्रदीश के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह प्रदीश के साथ संबंध बनाने लगती है, और जब संबंध बनाने के बाद पैसा देने की बारी आती है, तब प्रदीश उस महिला को 800 रुपया के बदले में सिर्फ 500 रुपया देता है। जब प्रदीश उस महिला को 500 रुपया दे रहा था, यह देखकर उस महिला को काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वह महिला कहती है कि मैं 800 रुपया लूँगी, 800 में बात हुई है, मुझे 800 रुपया ही चाहिए। लेकिन प्रदीश कहता है कि मैं तो तुम्हें 500 रुपया ही दूंगा, अगर 500 रुपया लेना है तो लो, नहीं तो ये भी रुपया तुम्हें नहीं दूंगा। इस पैसों के लेकर प्रदीश के साथ इस महिला के बीच कहासुनी होने लगता है। महिला जिद पे अड़ जाती है कि 800 रुपया में बात हुई है, मैं 800 रुपया ही लूँगी, इससे 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। और उधर प्रदीश भी जिद पे अड़ जाता है कि मैं तो तुम्हें 500 रुपया ही दूंगा, अगर 500 रुपया लेना है तो लो, नहीं तो ये भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी लड़ाई झगड़ा के दौरान प्रदीश उस महिला का बाल पकड़ लेता है और बाल पकड़कर उस महिला का सिर दीवार से मारने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से इस महिला की सिर को दीवार से मारने लगता है। महिला के सिर से खून बहने लगता है। वह महिला बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। इसी बेहोशी की हालत में फर्श से उठाकर इस महिला को बेड पर डालता है, और इसके बाद प्रदीश एक बार और इस महिला के साथ रेप करता है। उस महिला के सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी, और उसी गहरी चोट के चलते इस महिला की थोड़ी देर में मौत हो जाती है। प्रदीश को इस महिला के मौत से कोई पछतावा नहीं था। वह सोचने लगता है कि अब इस महिला की लाश को कैसे ठिकाना लगाए, क्योंकि उस महिला की वज़न ठीक ठाक थी। तब प्रदीश सोचता है कि अगर इस महिला की हम लाश को टुकड़े कर देते हैं, महिला के जिस्म से सारा खून बह जाती है, तब लाश कुछ हल्की हो सकती है, तब उसे ठिकाने लगाने में आसानी होगी। तब वो महिला की लाश को बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद महिला की कई टुकड़े करता है। उस महिला के प्राइवेट पार्ट को भी यह बुरी तरह से काट देता है, और जब इस महिला के जिस्म से सारा खून बह जाती है, तब वह इस महिला की लाश को बोरी में भरता है। वह बाथरूम को अच्छी तरह से सफाई करता है, अपने घर को भी वह अच्छी तरह से सफाई करता है, और उसी रात यानी 10-11 तारीख की रात में जो बोरी में उस महिला की लाश रखी थी, वह बाइक पे रखता है और सुनसान इलाके में जाकर इस महिला की लाश को फेंक देता है। लाश फेंकने के बाद प्रदीश अपने घर पर आ जाता है। जब यह बात इस महिला के पति को पता चला कि उसकी बीवी जिस्म फरोश के धंधा से जुड़ी हुई थी, पहले तो उसके पति को विश्वास ही नहीं था कि उसकी बीवी इस तरह की घटिया काम कर सकती है। लेकिन इस महिला के फ़ोन के CDR में जो और नंबर सब थे, उस पर पुलिस फ़ोन कर यह पता किया। तब उन लोगों ने बताया कि हाँ, यह महिला जिस्म फरोश के धंधा से जुड़ी हुई थी, और कई बार उन लोगों ने पैसा देकर इस महिला के साथ संबंध बनाया है। जब यह बात पुलिस इस महिला के पति से कहती है कि आपकी बीवी जिस्म फरोश के धंधा से जुड़ी हुई थी और आपकी बीवी को सिर्फ 300 रुपये के चलते कत्ल हो गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर प्लीज़ बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।